नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन की। चुनावी साल में नीतीश कुमार ने जनता को कामकाज का हिसाब दिया और फिर से मौका मांगा है। साथ ही यह भी कहा कि एनडीए गठबंधन अटूट है, किसी को इस पर संशय नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर नीतीश ने खुले मन से कहा कि कुछ लोग मुलाकात के बाद संशय फैलाने का काम करते हैं। सीएम ने कहा कि जातीय जनगणना, एनआरसी और एनआरपी को लेकर वो बिहार के विपक्षी दलों की राय लेना चाहते थे, लेकिन उस मुलाकात का लोगों ने गलत तरीके से फायदा उठाना चाहा। पटना के गांधी मैदान में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में नीतीश ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि इस बार जीत मिली तो हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। नीतीश ने फिर जंगल राज का जिक्र किया और कहा मौका मिला तो कानून व्यवस्था ठीक कर दिखाया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे लोकसभा के चुनाव में एनडीए जीता, हम लोग सिर्फ एक सीट हारे। इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा मजबूती के साथ चलिए, एनडीए लड़ेगा और हम लोग 200 से ज्यादा सीट फिर जीतेंगे। इस संकल्प के साथ रहिए, कोई किसी के साथ कुछ नहीं। कभी कोई किसी से मिलता है तब कंफ्यूजन, अरे भाई हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, चाहे जो कुछ भी था, जो कुछ भी एनआरसी या किसी चीज के, दोनों चीजों के बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में एनपीआर और एनआरसी के बारे में जो बात हुई सर्वसम्मति से पारित। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश ने लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। नीतीश ने कहा 2005 से पहले बिहार के लोग बाहर अपनी पहचान छिपाते थे, लेकिन जब से राज्य में उनकी सरकार आई है तब से बिहार का विकास हो रहा है। उसके पहले क्या स्थिति थी बिहार के बारे में? बिहार के लोग जो बिहार के बाहर रहते थे अपमानित होना पड़ता था। लोग छिपाते थे कि हम बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार को जंगल राज के रूप में जाना जाता था। और जब बिहार के लोगों ने मौका दिया और जब 2005 में पूरे बिहार में हम न्याय यात्रा पर निकले और उसमें हमने कहा था कि बिहार के लोग हम लोगों को काम करने का मौका देंगे, पूरे एनडीए को काम करने का मौका देंगे, तो हम कानून का राज कायम करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और जो कानून की क्या स्थिति थी, और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो कानून का राज हम लोगों ने कायम किया। नीतीश कुमार ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी बातचीत की और कहा कि जो लोग बिहार में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की बात कह रहे हैं वो जरा आंकड़ों पर गौर करें। नीतीश ने एक एक कर बिहार में अपराध के आंकड़े बताए। तुलना में 1 लाख की आबादी पर बिहार का है 221.1, यानी अपराध दर के आधार पर देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लीजिए तो बिहार का स्थान 23वां स्थान है। आप ये अच्छी तरह जान लीजिए, अपराध के मामले में और हर बार नियंत्रण करते हुए 1 लाख की आबादी पर अपराध का दर, संज्ञेय अपराध का दर घटता जा रहा है। लेकिन पता नहीं, चूंकि अखबार में आजकल इतना न पेज हो गया है और क्षमा करेंगे मीडिया का इतना रूप हो गया है, नया सोशल मीडिया शुरू हो गया है, 24 घंटा चलता रहता है, तो कौन सी घटना की खबर नहीं आती। उसी को देख देख करके लोगों को लगने लगता है कि अपराध बढ़ गया। हम आपको कितनी बात बताएं, अगर यहाँ पर आज इतना गर्मी नहीं रहता तो और डिटेल में बताते आपको, लेकिन अच्छी तरह जान लीजिए कि आप अगर अपराध के दर की बात करेंगे तो देश में 11वां, डकैती में 16वां, लूट में 17वां, अपहरण में 17वां, बलात्कार में 33वां। यह है बिहार की स्थिति। और पूरा डिटेल हम एक साल का सबको हम उपलब्ध करा देंगे ताकि लोग जान ले। और जान लीजिए, पहले एफआईआर दर्ज होने में दिक्कत होती थी, अब एफआईआर दर्ज होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई चाहेगा एफआईआर दर्ज कराना और कोई थाना वाला उसमें कोई गलती करता है तो तत्काल हम लोग कार्रवाई करते हैं। इसे अच्छी तरह जान लीजिए।
नीतीश कुमार ने हड़ताली शिक्षकों की भी बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि आंदोलन और संघर्ष के बजाय शिक्षा देना शिक्षकों का काम है और इन पर उन्हें पूरा फोकस रखना चाहिए। ज्ञान है, इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों को हाई स्कूल पहुंचा दिया, कहां थे टीचर, कैसे बहाल किया? 3.5 लाख के करीब शिक्षकों का नियोजन हम लोगों ने किया। आजकल टीचर लोग भूल जाते हैं कि कल क्या मिलता था और उसके बाद किसने आपको दिया और कैसे 15 से फिक्स सैलरी की जगह पर सैलरी दे दिया और अब कितना मिल रहा। लेकिन हम सबको कहेंगे, लेकिन किसी को रोकिएगा। आप किसी के लिए कुछ भी करते जाइए, वो और चाहता है। हम इसको अप्राकृतिक नहीं मानते, ये स्वाभाविक चीज है। अगर कुछ मिलेगा तो और खोजेगा, और खोजता हमको कोई एतराज नहीं। खोजो, हमारे पास जो भी क्षमता होगी हम बढ़ाते ही जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, सारे शिक्षकों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका जो बुनियादी दायित्व है, कर्तव्य है, बच्चे बच्चियों को पढ़ाना, पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं तो लोगों के बीच में अलोकप्रिय हो जाइएगा। इसलिए अगर अपनी लोकप्रियता चाहते हैं तो बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए। तो एक तरफ नीतीश कुमार जहां शिक्षकों को उनका दायित्व याद दिला रहे थे, तो वहीं बिहार में नियोजित शिक्षक आज भी हल्ला बोल रहे थे। जी हां, आज 14वें दिन भी उनकी हड़ताल जारी है और हड़ताल के 14वें दिन नियोजित शिक्षकों ने विधायकों, विधान पार्षदों और मंत्रियों के आवास का घेराव किया। हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राज्य के 4 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, पटना में 48 नियोजित शिक्षक जो है उन्होंने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास का घेराव किया। मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का, लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा और जमुई में विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव के आवास का घेराव किया। हड़ताली नियोजित शिक्षकों ने मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के आवास का घेराव किया। 100 से ज्यादा शिक्षक मंत्री जी के चक्कर मैदान स्थित आवास पर पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। मंत्री जी ने सभी शिक्षकों को वार्ता के लिए आवास के भीतर बुलाया, जहां बैठकर हड़ताली शिक्षकों और मंत्री जी के बीच बातचीत हुई। हड़ताली टीचरों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार शिक्षकों से बात ही कर रही है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने गीत गाकर मंत्री जी से शिक्षकों का दुखड़ा गाया। तो वहीं आपको बता दें कि 14 दिन से बिहार के नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। आज राज्यव्यापी कार्यक्रम था बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति का, और बिहार के तमाम माननीय विधायक, विधान पार्षद, माननीय मंत्रियों के आवास पर हम लोग का धरना और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। उसी के तहत अभी हम लोग बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री माननीय श्री सुरेश शर्मा जी के आवास पर हम लोग थे और अपनी बातों को इनके समक्ष उन्होंने रखा। टीचर लोग आए, मेरे भाई सब आया, बात रखा। इस बात को हम शिक्षा मंत्री जी को रखेंगे। वार्ता करना चाहिए और वार्ता डेलीगेशन के साथ होनी चाहिए, समझे ना। सरकार अपनी स्थिति को बताते हुए और इनके बातों को सुनते हुए जो निष्कर्ष निकले उससे लोग संतुष्ट होंगे। वार्ता नहीं करने से असंतुष्टि होती है। सुपौल में अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी हुई। रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, जिसका दुकानदार विरोध कर रहे हैं। विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की गई है। इधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बाद अब राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी दिल्ली की हिंसा को देश का कलंक बताया है। इस मामले पर रघुवंश सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मुजफ्फरपुर में रघुवंश सिंह ने कहा कि दिल्ली हिंसा के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली हिंसा हिंदुस्तान के माथे पर कलंक है, मानवता के खिलाफ है और सरकार की घोर विफलता है। नहीं, सरकार कसूरवार है इस हिंसा के फैलवाने में। 4000 जगहों पर आंदोलन हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं करेंगे, कोई वार्ता नहीं करेंगे। गोपालगंज में गंडक नदी में नाव पलटने से डूबे 7 लोगों की तलाश आज दूसरे दिन भी जारी है। शनिवार को जादवपुर थाना क्षेत्र के मेहंदिया गांव के पास गंडक में नाव पलटने से एक महिला की मौत हो गई थी, तो वह 4 लोग तैरकर बाहर आ गए थे, जबकि 7 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है।
वहीं सारण के डीआईजी विजय कुमार वर्मा ने कहा कि गोपालगंज में नाव हादसा किसी की चूक या लापरवाही से नहीं हुई है, बल्कि यह हादसा नाव पर सवार लोगों के कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चूंकि कोई नॉर्मल प्रैक्टिस है इन लोग आने जाने का, अब उसी में इस तरह का कंफ्यूजन हुआ और लोग जंप करने लगा, जिसमें कुछ लोग तैराक भी थे तो एक दूसरे को पकड़ लिए, इसी से हुआ। गांव के कुछ दूरी ज़्यादा है, देर का इलाका है, इस वजह से इमीडिएट कोई आ नहीं पाया, उसके बाद तुरंत खबर हुआ है। गोपालगंज नाव हादसे में 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि 7 लोग अभी भी लापता है। जान बचाने वालों में एक बच्चा भी शामिल है जो डूबते डेंगी के सहारे किसी तरह किनारे पर पहुंचा। जो लोग लापता हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डेंगी में बैठे तो डेंगी धंस गया था, तो उसमें पानी चला तो पानी उसमें भरने लगा, तो वही डेंगी बैठ गया, तो सब लोग तैरा के डूब गए। तो हम भी उसी तरह पकड़ के डेंगी, एक आदमी बाटी फेंका तो हम बच गए, पकड़ के निकल गए। बेगूसराय के सिमरिया से खगड़िया तक NH 31 पर अब सफर आसान हो जाएगा। कैसे, इस रिपोर्ट से जानिए। हनुमान जी का टूटा हुआ मंदिर देखकर आप ये ना सोचें कि कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर दरअसल बेगूसराय के सिमरिया से खगड़िया के बीच NH 31 की है, जहां 60 किलोमीटर लंबा 4 लेन लंबे समय से प्रस्तावित है, लेकिन अवैध निर्माण के कारण ये 4 लेन नहीं बन पा रहा है। अभी टूटे एक भी नहीं है, टोटल 110 मंदिर है, सभी को हटाया जाएगा। हम लोग को प्रशासन से दिन रात बात कर रहे हैं, वो जितना जल्दी करवा देंगे, हम लोग शहर के अंदर उतना जल्दी काम करेंगे और बचे हुए काम को भी कर लिया जाएगा। सिमरिया से खगड़िया तक 60 किलोमीटर के दायरे में मंदिर, मस्जिद समेत 110 धार्मिक स्थल हैं। इसके साथ ही कई निजी और सरकारी अतिक्रमण भी हैं, जो 4 लेन निर्माण में रुकावट डाल रहे हैं, जिन्हें हटाने के लिए अब प्रशासन की मुहर भी लग गई है। इसके लिए हम लोगों ने संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी इस तरह की संरचना है उसको शिफ्ट करने के लिए या NH के जमीन से उसे बाहर करने के लिए वो स्थल का चयन करेंगे। तो संबंध में SDO को डायरेक्शन दिया गया था, उनके द्वारा लोकल वहाँ के लोगों से और जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर ली गई है। सभी लोग सहमत हैं। जो मंदिर अवैध रूप से हैं वो हटा दिए जाएंगे और जो मंदिर वैध रूप से हैं उसको शिफ्ट किया जाएगा, जो रोड के क्षेत्र के बाहर किसी दूसरी जगह। प्रशासन के आदेश के बाद लोगों में उम्मीद जगी है कि चौरस्ता बनने के बाद बेगूसराय से खगड़िया की दूरी तय करने में उन्हें सहूलियत हो जाएगी। वहीं निर्माण कार्य में लगी एजेंसी ने भी राहत की सांस ली है कि उनका काम तेजी से पूरा हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। जमुई के एक छोटे से गांव का इंटरनेशनल एथलीट बीते 1 साल से घुटने की चोट से परेशान है। डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने को कहा, लेकिन गरीब परिवार के पास पैसे नहीं है। वैसे जिले के खेल प्रेमियों ने चंदा इकट्ठा कर सुदामा को मदद पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। जमुई के खैरा प्रखंड का छोटा सा गांव डुमरकोला, इस गांव का ये लाल सुदामा कुमार है। पहचान इंटरनेशनल है इनकी। खेल की दुनिया में सुदामा पर मेडल्स की बरसात हुई, देश विदेश में विजय पताका फहराया, लेकिन आज सुदामा खामोश है, चुप है, पड़ा हुआ है अपने गरीब खाने में। पिछले 1 साल से इन्हें घुटने की चोट ने परेशान कर रखा है। हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान सुदामा चोटिल हो गए। डॉक्टर ने घुटने के ऑपरेशन की सलाह दी है, लेकिन गरीब परिवार के पास इतने पैसे नहीं। यूथ एशियाई खेल जो हांगकांग में हुआ था 13 से 17 मार्च 2019, उसी टाइम कंपटीशन से 5 मिनट पहले वारों करके रेडी थे। उसी टाइम मेरा ट्रायल थ्रो के लिए था कॉल, तो ट्रायल थ्रो करने गए, उसी में मेरा इंजरी हो गई। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि मेरा घुटना सही हो जाए, फिर से खेल की दुनिया में वापस जाए और भारत के लिए मेडल जीते। हम चाहते थे कि बच्चा हमारा आगे निकले, लेकिन पैर के वजह से और हम लोग के पूंजी के वजह से जो है सो आज हमारा बच्चा पीछे पड़ रहा। घुटने की सर्जरी बेहद जरूरी है। इस होनहार खिलाड़ी की मदद को कुछ खेल प्रेमी आगे आए हैं। सोशल मीडिया के सहारे चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि सुदामा मेडल जीत सके। हम लोग जैसे भी हो अपना घर जाके किसी से फोन करके पैसा का व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूछने के लिए अभी तक 1 साल से इसको नहीं आया। सुदामा को पिछले साल अगस्त महीने में बिहार सरकार ने खेल दिवस पर सम्मानित भी किया था, लेकिन आज इनके ऑपरेशन की चिंता किसी को नहीं।
जेवलिन थ्रो इवेंट में सुदामा का डंका कई प्रतियोगिताओं में बज चुका है। इसका भाई सुरेंद्र भी बिहार की तरफ से खेलते हुए एथलेटिक्स में कई मेडल जीत चुका है। गरीब माँ बाप किसी तरह अपने दोनों बेटे के खेलने में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी, लेकिन अब परिवार की नजरें सरकारी मदद की आस पर टिकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। गया में मगही पान की बाड़ियों में सूखे पत्ते बता रहे हैं कि पान किसानों की हालत कैसी है। मौसम की मार झेल रहे गया के पान किसान सरकार से मदद की आस लिए बैठे हैं और अब सरकार ने भी पान किसानों के लिए सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन वो वक्त 1987 का था, आज 2020 है। वक्त के साथ मगही पान जुबान पर चढ़े चंद हरे पत्तेदार शब्द हैं जो मौसम की मार और सरकारी बेरुखी से लाल ना हो सके। गया जिले के किसान आज भी इन बाड़ियों में पान उगाते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं। 20 की डोली वाला पान जुबान लाल करने से पहले जेब लाल कर रहा है। किसी तरह से हम लोग तो ये कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा स्थिति रहेगा तो जब इसमें कुछ लाभ नहीं होगा तो हम लोग करना छोड़ देंगे, क्या करेंगे। 4 महीने तक ताजा बने रहने वाले पान आज मुरझा से गए हैं। आमदनी है नहीं और सरकारी मदद नहीं के बराबर। पान जैसी खुशबू वाले गुटखे ने पान की जगह ले ली है। घर के बड़े इस व्यवसाय से जुड़े हैं और युवा किसी दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश कर रहे हैं और पान के शौकीनों की जान मगही पान अब दगाबाज हो गई है। पान के दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी तो कम होती है। बहुत कम हो जाता है, अब गुटखा बिक रहा है, पान तो कम हो गया संख्या। पान की खेती को बढ़ावा देकर सरकार तंबाकू के बढ़ते कैंसर बिजनेस को खत्म करना चाहती है। अभी तक पान किसानों को अनुदान की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब सरकार ने सोचना शुरू कर दिया है। सेडनेट में खेती करने के लिए अनुदान 75% के अनुदान पर ये व्यवस्था की गई है और गया जिले में कुल 13 का हम लोग के पास अभी इस योजना के तहत ये बनना है। तंबाकू और कैंसर से लड़ने में पान एक अहम भूमिका निभा सकता है, बशर्ते पान की खेती और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकारी मदद और सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। गया के पान किसानों को भी सरकार से यही उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट।